नमस्कार दोस्तों। न्याय मांगोगे जेल मिलेगी, इंसाफ मांगोगे जुर्माना मिलेगा, और अदालत जाओगे तो जेल, जुर्माना और लाठी तीनों मिलेगी। ये हम नहीं कहते, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। कैसे कहता है वही आपसे बता। जिन्होंने इंसाफ मांगा, जिन्होंने हो रही जातियों को लेकर के सवाल उठाए, वो सब जेल जा रहे हैं। जो खोलकर बता रहे हैं कि सच क्या था, जो सच बता रहे हैं, वो जेल जा रहे हैं। अब इसको समझिए, हालत यह है कि वो परेशान हाल घूम रहे हैं, उनकी चीजें बर्बाद हो रही हैं। इसके कुछ और जो नाइंसाफी करते हैं वो जीतते दिखाई देते हैं। आपको याद होगा, एक राफेल घोटाला हुआ, सुप्रीम कोर्ट में बंद लिफाफे में एक रिपोर्ट दी गई। अब पता नहीं बंद लिफाफे में जो रिपोर्ट थी उसमें क्या था, कि तत्कालीन चीफ जस्टिस ने उसमें क्या देखा क्या नहीं देखा, वो लिफाफा खुला ही नहीं। और बंद लिफाफे में कौन से दस्तावेज थे जिससे अदालत मुतमईन हो गई कि जांच की जरूरत नहीं। आखिर जांच से क्यों डर रहे हैं? लेकिन जिन्होंने इस मामले में तमाम सवाल उठाए थे, जांच शुरू कर दी थी, वो कटघरे में आ गए। जब तत्कालीन सीबीआई के जो प्रमुख थे, जिन्हें खुद नरेंद्र मोदी ने बनाया था और कहा था कि बहुत ईमानदार सीबीआई का प्रमुख बना रहा हूं, आलोक वर्मा, उन्होंने जब राफेल मामले में जो शिकायत यशवंत सिन्हा, रोसौरी और प्रशांत भूषण ने दी थी, उस पर उन्होंने जैसे ही जांच खोली, वैसे ही रातों आधी रात को उनका तबादला और आधी रात में दूसरे को चार्ज देने की प्रक्रिया हुई। उन पर तमाम कार्रवाई हो गई और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विपरीत रात में उनके घरों की तलाशी ली गई। सुप्रीम कोर्ट सब देखता रहा, मौन साधे रहा। आखिर कौन डरा रहा था कि राफेल की जांच से? कौन डर रहा था कि राफेल की जांच ना हो? तो कोई डरा रहा था, कोई डर रहा था, तो यह हालत थी। तो आप समझ सकते हैं कि इंसाफ मांगोगे तो क्या मिलेगा। आपकी नौबत यह आ गई कि आलोक वर्मा के खिलाफ ही तमाम सारी चीजें खोल दी गई, तमाम बातें हो गई, और स्थिति ये हुई। और इन सब मामलों में जिसने चीफ जस्टिस जो थे तत्कालीन रंजन गोगोई, उनको अदालत से हुए, आजकल वो राज्यसभा में है, ऐश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो फैसला सुनाया था जो सरकार चाहती थी, मोदी जी चाहते थे। तो सब मोदी जी जो चाहते हैं वो फैसला सुनाइए और ऐश कीजिए। तो रंजन गोगोई की तो ये हालत हो गई। फिर आपको याद होगा, जो जज थे सीबीआई के, स्पेशल कोर्ट के जज थे लोया, उनकी मौत के मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट को वक्त नहीं लगा। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि ये जांच करने का विषय ही नहीं है, उनके मौत पर जांच होनी नहीं चाहिए, जबकि इसको लेके जज लोया की हत्या को लेकर के, या जो भी संदिग्ध दुर्घटना है उसको लेकर के बाकायदे बड़ी किताब लिखी गई है, पूरा खुलासा किया है एक बड़े जर्नलिस्ट ने। और ये आप समझ लीजिए, उसके बावजूद कोर्ट को कुछ नहीं लगा। कोर्ट उस पर संज्ञान ही नहीं लेना चाहती, जबकि वो जुडिशियल ऑफिसर है, और जुडिशियल ऑफिसर के मामले में भी यह स्थिति है। कोर्ट ने कहा कि साथी जज के बयान से वो संतुष्ट हैं और जज झूठ नहीं बोलते। माना जज साहबान सभी दुर्गुणों से मुक्त होते हैं, पर लोया की मौत की जांच का महाराष्ट्र सरकार ने विरोध क्यों किया? यदि ये सब कुछ अच्छा था, सब कुछ सही था, तो जांच हो जाने देते। यदि राफेल में सब सही था तो जांच हो जाने देते। यदि आलोक वर्मा सही कर रहे थे तो जांच हो जाने देते। लेकिन नहीं, जांच नहीं होगी, अदालत नहीं बोलेगी, सरकार को तो जांच करा लेनी चाहिए थी, पर वो भी विरोध में थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। इसके बाद में उदाहरण देखिए, जाकिया जाफरी, जिनके पति गुजरात दंगों में जलाकर मार दिए गए थे, उनके अलावा हजारों लोग मार दिए गए, और ऐसी स्थिति में जो गुजरात दंगों के लिए एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी, तब कांग्रेस का शासन होता था, मनमोहन सिंह सरकार, जांच के लिए कमेटी गठित की गई, और कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने, उस जस्टिस ने गठित की,
उसमें जिन्हें शामिल किया, जिन्हें प्रमुख बनाया, वो अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत क्लोज थे, भारतीय जनता पार्टी के क्लोज थे, और उन्हें जो है एसआईटी का प्रमुख बनाया गया। और उन्होंने उनको जो सबूत सौंपे गए व एफिडेविट सौंपे गए, उनको उन्होंने ऑन रिकॉर्ड लिया ही नहीं। उन्होंने उन मुद्दों पर जांच ही नहीं की जिन पर वो करना था। इसको लेकर के जाकिया जाफरी ने जब एसआईटी की जांच पर सवाल उठाए, उसकी कॉपी मांगी, क्योंकि कॉपी तो मिलनी चाहिए, हम कंप्लेनेंट है, हमारे उस पर क्या जांच हुई उसकी कॉपी का हमें अधिकार होता है, कानूनन अधिकार होता है। जब उन्होंने मांगी तो उन्हें वो तक नहीं दी गई। अदालत ने उसे खारिज कर दिया, सीजीएम ने। और सीजीएम ने क्या खारिज किया? सीजीएम से लेकर हाई कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट की दशा आज ये हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ मांगने वालों पे, इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों पे, सच बोलने वालों पे कार्रवाई तलवार चला दी। तीस्ता सीतलवाड़, जिन्होंने इस मुद्दे पर पूरी लड़ाई लड़ी, सारे सबूत सौंपे, सब कुछ दिया, जिसको संज्ञान में नहीं लिया गया, उन्हें वो आज जेल में है। जो उस समय डीजीपी थे गुजरात के, आरबी श्री कुमार, और ये दोनों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से, इन्होंने देश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी इनके पूर्वजों ने, और वो जेल में है। तो डीजी आरबी श्री कुमार भी जेल में है, क्योंकि उन्होंने जो सच बताया था वो सच एसआईटी ने अपने रिकॉर्ड में नहीं किया और उसे खारिज कर दिया। तो साहब ये समझ लीजिए, उसके बाद तत्कालीन सरकार की मंशा पर जो लगातार सवाल उठते रहे, संजीव भट्ट थे जो आईपीएस थे, नए आईपीएस थे, उनको किस तरीके से परेशान किया गया, उसके अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, सारे सबूत है। सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा, उस महिला ने भी एफिडेविट दिया था, जिसका यह था कि वो उसे कितने दिन तक तत्कालीन वहां के मुख्यमंत्री ने अपने अवैध हिरासत में रखा था, और किस तरीके से उसके साथ क्या किया था और क्या नहीं किया था। बाकायदे एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दिया, और सुप्रीम कोर्ट में तत्कालीन चीफ जस्टिस ने उस एफिडेविट को खत्म कर दिया, उसे जांच के योग्य नहीं समझा और उसे ठप कर दिया। नतीजा क्या हुआ? जैसे ही मोदी प्रधानमंत्री बने, वो केरल के राज्यपाल बन गए। तो आप समझ सकते हैं, एक राज्यपाल बन गए, एक राज्यसभा सदस्य बन गए, तो यह एक सत्य है। फिर तीस्ता सीतलवाड़ के मामले को आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसमें साजिश का पता लगाइए, और साजिश पर तो कुछ नहीं हुआ। तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात पुलिस ने तत्काल अगले दिन गिरफ्तार कर लिया। फिर अपने ही जो डीजीपी थे उनके पुराने, उनको श्री कुमार जी को गिरफ्तार कर लिया, और अब संजीव भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है। और याचिकाकर्ता का साथ देने के कारण उन्हें जेल में डाल दिया गया है। आरोप क्या है? याचिकाकर्ता का उन्होंने साथ दिया है। आप समझिए, एक अकेली महिला अपने पति के, अपने रिश्तेदारों के, आसपास के लोगों के, जनता के मरने के मामले को, मार डालने के मामले को उठा रही थी, तो उसके खिलाफ यह स्थिति है। तो यह हिंदुस्तान में न्याय है। अब मैं इस पर चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि एक बिल्कुल नया कल का मामला है। हिमांशु कुमार है, जो आदिवासियों के ऊपर हो रहे जुल्मों और उन सब चीजों को लेकर के सवाल उठाते रहते हैं, उस पर काम करते हैं, और गांधीवादी तरीके से रहते हैं, कोई सुख सुविधा में नहीं रहते। और इन मैंने जितने नाम लिए, इनमें से कोई भी सुख सुविधा का भोग नहीं करता है, और इनके पास में न कोई काला धन है, न कोई आतंकवादी कनेक्शन है, न ही पाकिस्तानी कनेक्शन। ये देश के लिए लड़ते हैं, देश के लोकतंत्र के लिए लड़ते हैं, देश के इंसाफ के लिए लड़ते हैं, लोगों के इंसाफ के लिए लड़ते हैं। तो आप समझिए इन लोगों की स्थिति। तो हिमांशु कुमार वैसे ही व्यक्ति हैं, आदिवासियों के हित के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो उनकी थी आदिवासियों की जो 2009 में हत्या की गई थी, 16 जो है आदिवासियों की, यह कह के कि ये नक्सली हैं, उसी को लेकर उन्होंने सबूत पेश किए, और उनका ये नक्सली कैसे हो सकते हैं, और इसको लेके जो उन्होंने याचिका दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में, वो खारिज कर दी गई। और 13 साल उन्होंने इसका मुकदमा लड़ा, और उसके बाद में जब ये खारिज होती है, तो आप समझिए उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है कि वो इंसाफ की लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं।
और जब जुर्माना लगाया जाता है तो यह स्थिति होती है कि आप कर क्या रहे हैं। इसके जरिए अदालत असल में संदेश क्या दे रही है? वो दे रही है कि यदि आप जांच की मांग करेंगे, आप इंसाफ की मांग करेंगे, आप सत्ता नशीनों के खिलाफ जाएंगे, आप मानवाधिकार की बात करेंगे, आप अल्पसंख्यक वर्ग की बात करेंगे, तो आप जेल जाएंगे। तो जेल जाने आपको सजा मिलेगी, आपको जुर्माना होगा। हिमांशु कुमार के मामले को आप समझ लीजिए, है क्या ये? इंसाफ मांगने वाले हिमांशु कुमार जो है एक बेहद वो व्यक्ति हैं, संजीदा व्यक्ति हैं। मैं दिखाता हूं आपको, ये हिमांशु कुमार जी हैं। तो आप ये समझिए, इंसाफ मांगने वालों पर सुप्रीम कोर्ट का जुर्माना लगाने की एक परंपरा हो गई, उन्हें जेल भेजने की परंपरा हो गई है। तो ये जब स्थिति हो तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहां जा रहा है। अब क्या हम उस सुप्रीम कोर्ट को, जिसे हम माननीय कहते थे, न्याय की सर्वोच्च अदालत कहते थे, हम तो उसे मंदिर कहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समर्थकों ने, नूपुर समर्थकों ने उसे सुप्रीम कोठा कह दिया। और सुप्रीम कोठा कहने वालों पर जब अवमानना की कार्रवाई के लिए बात आई तो साहब क्या कहते हैं हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो कहते हैं कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। जो अदालत के आदेश हैं इन पर प्रक्रियाएं आती हैं और इससे कुछ नहीं होता। तो इस तरह से उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। तो यह स्थिति है। दूसरी तरफ आप कुछ कर देंगे तो जेल चले जाएंगे। तो यह समझिए कि आज यह है कि निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण प्रथा शुरू हो गई है जो ये सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। आज मैं उसे माननीय नहीं कह सकता हूं क्योंकि उसकी हैसियत नहीं है कि वो माननीय कही। हमारी मजबूरी है, हमारे लोकतंत्र ने इतना मजबूत बनाया था न्यायपालिका को, विधायिका को, कार्यपालिका को, सबको अपने अपने क्षेत्रों में वो किया था। चुनाव आयोग को, दूसरे और आयोगों को, सबको स्वतंत्रता दी थी। लेकिन आज क्या वो स्वतंत्रता कायम है? ये सवाल है। तो जज साहबान क्या कहते हैं वो सुन लीजिए आप। आत्मावलोकन करने का मामला है कि आप यदि करेंगे तो कहां जाएंगे, इसको आप समझ सकते हैं। तो स्थिति है, जज साहबान और अदालतों को माननीय कहे जाने की परंपरा है। यह परंपरा ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम से आई है क्योंकि ब्रिटेन में जज को माना जाता था कि जज गलत हो ही नहीं सकता है। और जज इतने सच्चे इंसाफ करते थे, वो न सरकार से डरते थे, न क्राउन से डरते थे। स्थिति ये थी कि वो राजा को कोई वो नहीं समझते थे और ये स्थिति थी। आज स्थिति क्या है? आज हमें विचलित कर देने वाली है। और इसके साथ में क्या है तो आपको समझना पड़ेगा। भारत में तो अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को असाधारण शक्तियां प्रदान की गई हैं जिससे कि उसको किसी भी सरकार से डरने की जरूरत नहीं पड़े। शक्तियां और अधिकार मानवीयता और विद्वत्ता का लकवा हो गया है। लकवा शब्द कह रहा हूं। केवल न्याय, संविधान की रक्षा और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान ने यह शक्तियां दी थी सुप्रीम कोर्ट को। और आज क्या स्थिति है? आपकी दहलीज पर इंसाफ और किसी घटना की जांच के लिए, किसी फरियादी को दंडित करने के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है। आपके पास पहुंचने वाला हर फरियादी वो होता है जिसे न कार्यपालिका से इंसाफ मिला होता है, न विधायिका से इंसाफ मिला होता है और न ही निचली न्यायपालिका से इंसाफ मिला होता है, तब वो आपके पास आता है। उसको तमाम सारे आयोगों और एसआईटी और जांच एजेंसियों से भी इंसाफ नहीं मिला होता है, तब आपके पास आता है। मतलब आप आखिरी सीढ़ी हैं, इसीलिए आपको न्याय का सर्वोच्च मंदिर कहते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आपके लिए कहा गया है कि आप हर फरियादी को असाधारण मानकर, आपको जो असाधारण शक्तियां प्राप्त हैं उनका इस्तेमाल करके बिना किसी पक्षपात के विधि सम्मत रूप से उसके अधिकारों की रक्षा करेंगे। और आप मानवाधिकारों की रक्षा के लिए, आप मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हैं। यह बात जो हम नहीं कहते, ये वो संविधान कहता है जिसके जरिए आप बने। तो एक व्यक्ति के नाते हर जज की एक विचारधारा हो सकती है, राजनीतिक सोच भी हो सकती है, लगाव भी हो सकता है, पर जब वह पीठ पर आसीन होता है तो उससे यही अपेक्षा की जाती है जो निर्णय करेगा वो केवल न्यायपूर्ण होगा, बल्कि न्याय होता दिखेगा भी।
जाकिया जाफरी केस के बाद अब हिमांशु कुमार का भी मामला ऐसा ही है, जिसमें अदालत कुछ ऐसे फैसले में बातें कही हैं जिन्हें हैरान कर देने वाली बात है। हिमांशु कुमार का पूरा मामला समझिए। साल 2009 में गोपाड़ा में पुलिस ने 16 माओवादियों को मार दिया और दावा किया कि ये नक्सली थे। उनमें घायल एक आदिवासी महिला ने बताया कि किस तरीके से सुरक्षा बलों ने गांव के निर्दोष लोगों को फर्जी मुठभेड़ में मारा। इसके बाद दंतेवाड़ा में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हिमांशु कुमार और अन्य 12 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और लगभग 13 साल तक इस पर सुनवाई चली और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने की बात भी कही थी, लेकिन स्वतंत्र जांच की बात तो टल गई। इसी के साल अप्रैल में केंद्र सरकार की ओर से हिमांशु कुमार और अन्य याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अदालत में आवेदन दिया गया और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सीबीआई या एनआईए से जांच कराने की मांग कही गई। आप समझ लीजिए, हम जांच कराने पहुंचे हैं और हमारे को ही मुलजिम बनाया जा रहा है। 2009 में छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के गोपाड़ा में जो ये 16 आदिवासियों को मारा गया, इस पर जस्टिस एएम खानविलकर और जेबी पारदीवाला, यही वही पारदीवाला है जिनको बड़ा दर्द हो रहा था जब कहा गया था सुप्रीम कोर्ट था, और इस मामले में याचिकाकर्ता हिमांशु कुमार पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लिया। और फैसले के बाद हिमांशु कुमार ने जो शब्द कहे वो सुन लीजिए। यह आदिवासियों के न्याय मांगने के अधिकार पर हमला है। अब आदिवासी न्याय मांगने से डरेगा। इससे तो यही साबित होता है कि पहले से ही अन्याय से जूझ रहा आदिवासी समाज अगर अदालत जाएगा तो उसे सजा दी जाएगी, उसका जल जमीन जंगल सब छीना जाएगा और वो कारपोरेट को दिया जाएगा, जिस तरह से अदानी वहां पर कब्जा करना चाहते हैं। और इसके साथ ही जो आदिवासियों की मदद की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों के भीतर भी डर पैदा होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद हिमांशु कुमार ने जो कहा, चंपारण में गांधी जी से जज ने कहा तुम्हें 100 रुपए जुर्माने पर छोड़ा जाता है, तो गांधी जी ने कहा मैं जुर्माना नहीं दूंगा। कोर्ट ने मुझसे कहा कि 5 लाख जुर्माना दो, तुम्हारा जुर्म यह है कि तुमने आदिवासियों के लिए इंसाफ मांगा। मेरा जवाब है मैं जुर्माना नहीं दूंगा। जुर्माना देने का अर्थ होगा मैं अपनी गलती कबूल कर रहा हूं। मैं दिल की गहराइयों से मानता हूं कि इंसाफ के लिए आवाज उठाना कोई जुर्म नहीं, यह जुर्म हम बार बार करेंगे, बारंबार करेंगे। 13 साल की सुनवाई के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि फरियादी मुल्जिम है, उसने अदालत का वक्त जाया किया है और उसे जुर्माने या जेल की सजा दी जाए। हर फैसला एक संदेश देता है। यह फैसला भी क्या यही संदेश दे रहा है कि गरीबों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, बेजवानों की आवाज यदि आप उठाएंगे और बहैसियत फरियादी आप खड़े होंगे तो आप जेल भी जा सकते हैं और जुर्माना भी उठा सकते हैं। तो यह स्थिति है। ऐसे में आप क्या मानेंगे कि इंसाफ का शासन बचा है? तो इंसाफ तो खत्म हो गया और इंसाफ का मंदिर ढह गया है। और यह स्थिति है तो आपको जान लीजिए। और यह स्थिति उस सरकार में है जो कहती थी रुपया गिरता है तो सरकार की साख गिरती है, प्रधानमंत्री की साख गिरती है। आज रुपया 80 रुपए 3 पैसे का हो रहा है और स्थिति यह है। अब कोई नहीं कह रहा है, यही नरेंद्र मोदी कह रहे थे। आज कहां? महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, लोग बर्बादी में हैं, लोगों की आमदनी आधी हो गई है, तमाम तरह के और हैं, रोजगार दिन प्रतिदिन घट रहे हैं। जून महीने में ही आप देख लीजिए 1.25 करोड़ से ज्यादा के रोजगार खत्म हो गए, नौकरियां खत्म हो गई। दूसरी जगह हो रही सरकारी सेक्टर में, बैंकों में 50,000 से अधिक नौकरियां खत्म हो गई। अब बैंकों को बेचे जाने की तैयारी, सारे बैंक खत्म कर दो। पहले ही 12 बैंक, 1 दर्जन बैंक खत्म कर चुके हैं, अब जो बचे हैं वो भी खत्म करने की तैयारी। तो आप समझिए, देश नहीं बिकने दूंगा ये कहने वाले लोग आज सब बेच रहे हैं और अब तो इंसाफ बिक रहा है। तो कहेंगे इंसाफ बिक रहा है, बोलो खरीदोगे? खरीदेगा कौन? वही अदानी, अंबानी और दूसरे लोग। आप कभी जाकर के देखिए आदिवासी क्षेत्रों में असल में हुआ क्या है। जल जमीन जंगल पे वो लोग सदैव से रहते आए हैं, आदि आदि काल से रहते आए हैं।
जब हम सब अस्तित्व में नहीं थे तब से रहते आए हैं और वही उनका हक होता था। हुआ क्या, जब ये बड़े बनियों की, कारपोरेट की बिसात खड़ी हो गई तो इन्होंने धीरे धीरे वहां घुसना शुरू किया, उस पर अतिक्रमण किया, तो उसका विरोध किया उन आदिवासियों ने कि आप हमारे जमीन जंगल पे कब्जा कैसे कर रहे हैं, हमारे पहाड़ों पे कब्जा कैसे कर रहे हैं। लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से सरकार ने कराया और जब से मोदी सरकार आई तो उसने पूरी तरीके से अदानी अंबानी को सौंप देने का काम किया और इसका जब विरोध होता है तो इसी तरह की घटनाएं और फिर आपको आदिवासी या नक्सली या दूसरा कुछ कह के मार दिया जाता है, कहीं इस मुस्लिम कह के मार दिया जाता है, कभी पाकिस्तान परस्त कह के मार दिया जाता है, कभी आपको कहा जाता है कि इस्लामिक राष्ट्र बनाने की आप कोशिश कर रहे थे तो मार दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। तो यह स्थिति है। तो अब भारत यह लोकतंत्र बन रहा है, वही लोकतंत्र जो नाजी का लोकतंत्र था, हिटलर का लोकतंत्र था। लोगों को पसंद आ रहा है वह शेर जो दांत दिखा रहा है, वह शेर पसंद नहीं आ रहा है जो सम्राट अशोक का था कि वो शालीनता से सिर झुकाए, किसी को खा जाने के लिए नहीं बल्कि उसे नम्रता से नमन करने। तो वह शेर है, उसकी दम। आप तो जंगल का शेर बना रहे हैं क्योंकि देश को आप जंगल राज बना रहे हैं। यह एक सत्य है। तो यह हमारा न्यू इंडिया है। तो इस न्यू इंडिया में आप अब जी रहे हैं, एंजॉय कीजिए और भविष्य में इंसाफ मांगने से डरिएगा क्योंकि इंसाफ मांगेंगे तो जेल मिलेगी, जुर्माना मिलेगा। यह आप भी सोचिए, हम तो सोच ही रहे हैं। और यह सरकार, यह शासन आपने बनाया है, यह व्यवस्था आपने बनाई है। जिस संविधान से वो बने हैं उसी संविधान की हत्या कर रहे हैं और यह सब हो रहा है, सरेआम हो रहा है, दिन दहाड़े हो रहा है। कोई बोलने वाला नहीं, जो बोलेगा वो जेल जाएगा। हो सकता है मैं भी जाऊं, लेकिन सच बोलूंगा और हिमांशु कुमार की तरह आगे से आगे यही कहूंगा। इसके साथ अपनी चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।